मेरे साथ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन हैं, जो कि एक कोरोना सर्वाइवर भी हैं। स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए इन्होंने दिल्ली के अस्पतालों के इतने चक्कर काटे कि आखिरकार खुद ही पॉजिटिव हो गए, लेकिन अब 5 हफ्ते के बाद सत्येंद्र जैन की वापसी हो गई। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपको बहुत बहुत बधाई कि अब आप ठीक हो गए हैं। कुछ कमज़ोरी वगैरह तो नहीं है? नमस्कार, धन्यवाद। नहीं, कमजोरी तो ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, काफ़ी लंबा समय लगा रिकवर होने में। मैं बता देता हूँ कि मतलब अस्पताल से आने के बाद भी मुझे 4 दिन पहले तक डेली ऑक्सीजन लगानी पड़ रही थी। अच्छा। पिछले 4 दिन से ऑक्सीजन नहीं लगाई है, तो कल मैंने ज्वाइन कर लिया था। अच्छा, तो सर थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए कि जब आप कोरोना हुआ और एक समय स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो ये क्या एक्सपीरियंस था जिससे कि लोग समझ सकें कि क्या होता है, और खुद आपने जब अनुभव किया तो आपके अनुभव में जो एक स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर ये किस तरह से जो है एडअप होता है? ये देखिएगा, जो हम जनता को बता रहे थे वो सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर है ऑक्सीजन लेवल। हाँ। हमने पल्स ऑक्सीमीटर्स जो जितने भी लोग थे सबको बांट रहे थे। मुझे भी 2 दिन पहले से तेज फीवर हुआ था। अच्छा। तो एक पल्स ऑक्सीमीटर हमने भी अंजाम कर लिया था। अच्छा। और जो पल्स ऑक्सीमीटर है वही शायद लगता है कि बहुत बड़ी रेस्क्यू के लिए काम आया। मुझे बहुत ज़बरदस्त सर दर्द था और सांस बहुत तेज़ी से फूल रही थी। अच्छा। तो रात के लगभग 12 बजे थे, तो पल्स ऑक्सीमीटर से चेक किया तो ऑक्सीजन लेवल 90 था, और फिर लगा कि इतना कम तो नहीं हो सकता। हाँ। वाइफ का चेक किया तो 97 98 आ रहा था। दोबारा चेक करा, दोबारा भी यही था। अच्छा। तो उसकी वजह से, अवेयरनेस की वजह से कि भाई टाइमली इंटरवेंशन हुआ। अदरवाइज तो क्या होता। हाँ। कि सर दर्द है, बुखार है, चलो जी सो जाओ, सुबह देखेंगे। हाँ। तो डॉक्टर से जब बात की तो कहते नहीं जी, दिस इज इमरजेंसी कंडीशन, तुरंत हॉस्पिटल आना पड़ेगा। तो हॉस्पिटल पे गए। तो सबसे देखो, बुखार इज़ नॉट ए सीरियस कंडीशन। हाँ। खांसी भी सीरियस कंडीशन नहीं है। सबसे सीरियस कंडीशन है जब सांस कम होने लगे, सांस की जो लेवल है, हाँ। ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाए, तो वो सबसे सीरियस कंडीशन है। तो एक अब स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर और कोरोना सर्वाइवर के तौर पर लोगों को क्या सलाह देंगे कि उनको क्या करना चाहिए, जिससे कि एक तो पहले तो ना हो, और अगर हो जाए तो क्या सावधानियां या क्या तरीका वो इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे जल्दी रिकवर हो सकें? देखिएगा, बचने के लिए भी और अगर हो जाता है उसके लिए भी हाँ। लगभग सेम ही चीज़ें। सबसे पहले तो अपना माइंड, स्टेट ऑफ माइंड पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। अभी क्या हुआ है कि पिछला, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया, मार्च से लेकर, मार्च में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4-5 महीने हो गए हैं। तो काफ़ी लोगों में स्ट्रेस डेवलप हो गया है। हाँ। तो एक तो है कि स्ट्रेस को कम करने की ज़रूरत है। कम से कम दिन में 1-2 बारी हंस लें। असली हंसी ना आए तो झूठ मूठ ही हंस लें। हाँ। तो मुझे स्ट्रेस को कम करने की ज़रूरत है। मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर हाँ। और बस्टर इज़ योर माइंड। अगर इम्यूनिटी डाउन होगी या बढ़ेगी, हाँ। अगर आप चिंतित हैं तो एकदम से कम हो जाएगी, आप खुश हैं तो एकदम से बढ़ जाएगी। काफ़ी बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर का काम भी करता है। तो खुश रहिएगा, जो भी हो रहा है तो आपके हाथ में नहीं है। हाँ। तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पहली चीज़। हाँ। दूसरा क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें ऑक्सीजन लेवल। तो प्राणायाम जो है, मुझे देखो एक्सपीरियंस के बाद कह सकता हूँ कि प्राणायाम इज़ डेफिनेटली हेल्प लॉट। जब मैं वापस भी आया, मुझे डेली ऑक्सीजन लगानी पड़ रही थी, तो फिर डॉक्टर्स ने सलाह दी कि भी आप प्राणायाम स्टार्ट करो। अच्छा। और पिछले 12-13 दिन से मैं प्राणायाम कर रहा हूँ, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एकदम से फ़र्क पड़ा। हाँ। और लास्ट 4-5 दिन से मुझे ऑक्सीजन नहीं लगानी पड़ रही है। अच्छा। तो प्राणायाम जरूर करना चाहिए। दिन में मैं कहता हूँ कि सुबह 15-20 मिनट कर लीजिए, दिन में 2 बारी 5-5 मिनट भी कर लेंगे। हाँ। तो प्राणायाम हेल्प से लॉट, बहुत ज़्यादा। तीसरा मैं कहना चाहूँगा हाइड्रेशन। हाँ। मतलब शरीर के अंदर पानी की कमी नहीं होनी, मतलब ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा भी हो, पर पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अच्छा। जिनको हार्ट डिजीज़ है और किडनी डिजीज़ है, वो थोड़ा सा डॉक्टर से पूछ के ज़्यादा पानी पिए। बाकी लोग थोड़ा सा पानी ज़्यादा पिए। हाँ। शिकंजी ले सकते हैं, फलों का जूस ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं। तो वो ध्यान रखें कि भाई हाइड्रेशन की कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ। और एक चीज़ है कि भाई खाना जो खाए ना, थोड़ा सिंपल रखें। हाँ। हैवी खाना, क्योंकि बॉडी को ना, देखो पूरा सिस्टम कुछ भी हो, अगर खाना आपने हैवी खाया तो सारा काम उसी में लग जाएगा। हाँ। रिकवरी की तरफ ध्यान कम जाएगा शरीर का। तो खाना थोड़ा सिंपल रखिएगा, हाइड्रेशन का ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन का ध्यान रखिएगा, थोड़ा खुश रहिएगा। अगर ये चीज़ें रखेंगे तो इससे बचाव में भी काम करेगा, और दूसरा अगर हो भी जाए तो ठीक होने में मदद करेगा। मुझे याद है कुछ आप देसी नुस्खे भी आपने बताए थे, कुछ हल्दी का भी सेवन करें और सरसों का तेल नाक में डालें, कुछ इस तरह का आपने बताया। देखिएगा, वो भी बता देता हूँ। वैसे तो आयुष का काढ़ा आता है। अच्छा। लेके उस काढ़े को आप दिन में 3-4 बार ले सकते हैं। अदरवाइज हल्दी, अदरक, तुलसी के 4-5 पत्ते ले लीजिए, उसको उबाल के हाँ। और दिन में चाय की तरह उबाल लीजिएगा, और दिन में 2-3 बारी पी लीजिएगा। उससे क्या होता है कि देखो, इसमें कोरोना में सबसे बड़ा डर क्या है? कोरोना से डर नहीं है। हाँ। हुआ, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। डर तो डेथ का ही है। और डेथ के जो सबसे बड़े कारण हैं, उसमें से एक कारण एक तो सांस की वजह से, कि लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, लंग्स में दिक्कत आती है। दूसरा कारण ये हो रहा है कि ब्लड के अंदर ना क्लॉट्स बन जाते हैं।
ब्लड में क्लॉट बनने के कई कारण हो सके कि ब्लड थिक हो गया और उसमें क्लॉट बनने से ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, किडनी स्ट्रोक हो जाता है, तो वो अचानक होता है। तो मुझे लगता है इसको ब्लड को थिनिंग का काम ये करता है, जो अगर इस तरह के कोई भी चीज़ आप लेंगे दैट विल हेल्प ए लॉट। तो इन दो चीज़ों का थोड़ा ध्यान रख लेंगे। और तीसरा कारण एक और भी लगता है, दहशत भी है। अगर आप दहशत में आ गए तो चांसेस बढ़ जाते हैं। देखो दिल्ली के अंदर ही 6-7 लोगों ने आत्महत्या कर ली, उसमें से 2 या 3 लोग ऐसे निकले जिनको बाद में पॉजिटिव थे ही नहीं, वो नेगेटिव थे। तो दहशत अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है कि मुझे लगता है अगर जितने भी लोग हैं, कोरोना अगर हो भी जाता है तो खुद कोरोना जिसको हुआ वो और उसके आसपास के लोग दहशत में एकदम से ना आए, बी पॉजिटिव। अगर दहशत होगी तो उस माहौल ऐसा बन जाता है कि मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं अब तो बस डेथ की इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, आपको पता लग पाया कि संक्रमण कहाँ से हुआ? क्योंकि ये तो हमारा परसेप्शन है कि आप इतने अस्पतालों में घूमे कि उसके बाद आप कुछ भी कर लें, कोरोना तो आपको होना ही था, ये एक जनरल परसेप्शन है। पर आपको पता लग पाया कि क्या कारण रहा होगा? देखिएगा, मुझे तो सभी कहते थे कि कई बार ये कहते थे कि हो सकता है होके भी ठीक हो गया होगा, कई बार ठीक हो गया होगा। अब देखो मेरा काम ऐसा है, अगर मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा तो काम चलेगा नहीं, डॉक्टरों से मैं नहीं मिलूंगा। लोग कहते हैं भी ये डॉक्टर तो अस्पताल कोरोना हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, इनसे क्यों डायरेक्ट मिल रहे हो? मैंने कहा भी बिना मिले काम तो नहीं चलेगा, कि ये तो करना पड़ेगा। और प्रोफेशनल हैजार्ड है, सो इसके लिए तैयार थे। और मुझे लगता था कि देखो देर और सवेर होगा तो सही, हो जाएगा, कोई बात नहीं, बट पीछे नहीं हटेंगे काम से। ठीक है। सर एक सवाल ये उठे, जिस दौरान आप बीमार पड़े, कोरोना आपको हुआ, संक्रमण हुआ, सवाल ये उठे कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों की आपने एक ये कर रखा है कि बहुत वर्ल्ड क्लास हैं, लेकिन खुद आपको जब आपकी स्थिति काफ़ी ख़राब हुई, सीरियस हुए, तो आपको एक प्राइवेट अस्पताल में जाके इलाज कराना पड़ा। मैं आज भी कहूँगा कि हमारे अस्पताल बहुत अच्छे हैं। अगर आप कोई भी एडमिट होना चाहे राजीव गांधी में चले जाएँ, प्राइवेट से भी अच्छा है। मैं भी राजीव गांधी में गया था, जब मेरी रात को तबीयत ख़राब हुई थी 12:30 बजे, राजीव गांधी में ही एडमिट हुआ था। और बहुत ही बढ़िया सिस्टम है, बहुत बढ़िया चल रहा है। जो शिफ्टिंग का इशू था वो क्या हुआ कि जब मेरी अचानक सीवियर कंडीशन हुई तो डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया कि प्लाज्मा देने की ज़रूरत है। और प्लाज्मा के अंदर उस दिन तक राजीव गांधी को परमिशन नहीं मिली थी। अच्छा। केंद्र सरकार को अप्लाई किया हुआ था, लगता था परमिशन 1-2 दिन में मिल जाएगी। एंड आई इंसिस्टेड कि भाई ठीक है 2 दिन वेट कर लेते हैं। पर डॉक्टर्स का ये था कि 2 दिन वेट नहीं हो सकती, और ये भी कह रहे थे कि भाई परमिशन क्या है कि कल मिलेगी या नहीं मिलेगी, कोई गारंटी भी नहीं है। और अल्टीमेटली बाद में 10 दिन बाद मिली। तो क्योंकि प्लाज्मा देना था और राजीव गांधी को परमिशन नहीं थी, इसलिए शिफ्ट किया गया था। क्योंकि वो LNJP में करवा सकते थे, फिर ये भी बात थी। नहीं, उस टाइम पे पता नहीं, देखो जो बात की गई ना, तो कि भाई उसमें प्लाज्मा अवेलेबिलिटी की बात थी, और LNJP को भी परमिशन उसके 2 दिन बाद मिली है। हमारी पुरानी परमिशन खत्म हो गई थी। अच्छा। तो नई जो हमने परमिशन मांगी थी वो 2-3 दिन बाद मिली थी। अच्छा, मैं ये भी देख रहा था कि आपके फैमिली में कोई डेथ भी इस दौरान हो गई थी, कुछ ऐसा भी था? उससे पहले दिन ही मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई थी। अच्छा। जिस दिन मुझे शिफ्ट किया गया था ना, उससे 1 दिन पहले ही मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई थी। तो क्या ये फिर फैमिली का फैसला होगा आपकी ये, या फिर आपका फैसला था कि प्राइवेट में जाएंगे? मेरा फैसला तो था कि मैं यहीं रहूँगा। मैंने कोई बात नहीं, प्लाज्मा नहीं भी दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल स्टे हेयर। अच्छा। बट क्योंकि डॉक्टर्स ने एक बार सजेस्ट कर दिया कि प्लाज्मा देने की ज़रूरत है। अच्छा। तो फैमिली थोड़ा पैनिक कर गई। हाँ, नहीं वो तो जाहिर सी बात है कि अगर आपकी वाइफ ने अपने फादर को खोया है तो वो पैनिक तो होगा। ठीक है सर, अब एक सवाल सर, दिल्ली को आगे आप कहाँ ज़्यादा देख रहे हैं? केस बहुत कम आ रहे हैं, डबलिंग रेट क्या है अभी दिल्ली की स्थिति, क्या पीक जो है वो निकल चुका है? देखिए, देखने में ऐसा लगता है, बट हम इसको ना कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकते। अपने गार्ड को लोअर नहीं कर सकते। होता क्या है कि मान लो आज केसेस कम है, भाई कल तो 1000 से भी कम आए थे, बट ये लगातार 15 दिन महीना भर तक जब काफ़ी कम हो जाएंगे तभी हम तसल्ली कर पाएंगे कि कुछ कम हुआ है। और ये बिहेवियर कैसे होगा इस वायरस का, मतलब कहना बहुत ही मुश्किल है। अब देखो, हम तो हिस्ट्री से ही सीख सकते हैं कुछ। वायरस के बारे में रोज़ नई नई चीज़ें आ रही हैं। कभी कहते हैं ऐसे फैलता है, कभी कहते हैं ऐसे फैलता है, कभी कहते हैं ऐसे फैलता है। तो रिसर्च नई नई हो रही है। सबसे ऑथेंटिक है कि 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू आया था, वो भी कोरोना वायरस था। तो वो कोरोना वायरस 2018 में आया था, तो 1918 में, परंतु 2 साल तक चला था। तो अब ये कह देना कि भाई ये एकदम से ख़त्म हो गया है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। देखो अमेरिका में भी 1 महीना पहले लग रहा था लगभग स्लो डाउन हो गया है। आज अमेरिका में कितने केस आ रहे हैं? 70,000 पर डे आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसके लिए अभी ऐसे प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। मैं कहूँ कि 15 दिन में डबल हो जाएंगे, हिस्ट्री देख के कह सकते हैं डबल हो जाएंगे, परंतु हिस्ट्री देख के अगर मैं कहता हूँ डबल हो सकता ना हो, ये भी हो सकता है कम हो जाए। हम कहीं कम होंगे, हो सकता है बढ़ जाए। वैसे अभी डबलिंग रेट क्या चल रहा है? जैसे हम देख रहे थे कि जून लगभग महीने भर पहले जब आप एडमिट हुए तब 13, 14, 15 दिन का डबलिंग रेट चल रहा था, अब कितना हो गया है? हाँ, अब तो कम से कम ये मान के चलिए, कल का अगर देखें तो 100 दिन से भी ऊपर है। 100 दिन में केस डबल होंगे? 100 से भी ज़्यादा।
अच्छा। मैं तरीका बता देता हूँ। एक दिन पे अगर देखना है आपने, हाँ। टोटल नंबर ऑफ केसेस डिवाइडेड बाय द केसेस टुडे, अच्छा। 1,25,000 है, उसको 900 कुछ से डिवाइड कर लीजिएगा तो 130 दिन बनते हैं। अच्छा। अगर 100 दिन भी मानते हैं तो अभी तो डबलिंग रेट बहुत ज़्यादा, पर इससे मुझे लगता है हमें वो नहीं हो जाना चाहिए कि भाई ये चलो ख़त्म हो गया है। हाँ। अभी भी देखो 900 केस हैं या 1000 केस हैं, 1500 केस हैं, काफ़ी हाँ। केस हैं, इनको भी हमें मैनेज करना है। एक एक जान बचानी है, सब एक भी जान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सर एक बहुत सवाल ये उठ रहे हैं कि जो नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं वो इस वजह से भी कम हो सकते हैं कि टेस्टिंग तो ज़्यादा हो रही है, लेकिन RT-PCR टेस्ट जो हैं, जो कंफर्मेशन टेस्ट होता है, ये कम हो रहे हैं, करीब 5-6 हज़ार मान के चलिए डेली हो रहे हैं। और जो एंटीजन टेस्ट हैं वो 14-15 हज़ार हो रहे हैं, जो जिसमें ज़्यादातर लोग नेगेटिव ही आ रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा आने वाले समय में बहुत सारे लोग अभी छूट जा रहे हैं और आने वाले समय में वो पॉजिटिव हों और एक हम बड़ा स्पाइक उनकी वजह से देखें? नहीं नहीं, देखिए मैं बताता हूँ आपको। हाँ। RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट, हाँ। रैपिड एंटीजन टेस्ट का रिजल्ट आधे घंटे में आ जाता है। RT-PCR का रिजल्ट 24 घंटे से 48 घंटे में आता है। हाँ। तो सबको अगर RT-PCR करते हैं तो उसको तब तक वेट करना पड़ता है। अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दूँ, 100 पेशेंट, 100 लोग हैं, हाँ। उनका हमने रैपिड एंटीजन टेस्ट किया, उसमें से 10 लोग मतलब पॉजिटिव थे, हाँ। तो 8 तो रैपिड में आ ही जाएंगे। और जितने भी सिम्टोमेटिक बचे, हाँ। अगर सिम्टोमेटिक 10 लोग और दिखाई देते हैं, हाँ। उनका हम RT-PCR भी करते हैं। तो 10 में से फिर जो 2 बच गए थे वो RT-PCR में आ जाते हैं। तो ये दिस इज ए फुल प्रूफ सिस्टम। ये बेटर सिस्टम है कि पहले बल्क में हाँ। भाई एक आदमी लगता है मेरे को टेस्ट कराना है तो तुरंत करा लो ना, आधे घंटे में पता लग जाएगा। हाँ। आधे घंटे में पता लग गया कि भाई जो पॉजिटिव है तो पक्का हो गया, उसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। हाँ। नेगेटिव में से जिसको भी कोई भी सिम्टम है, हल्का से सिम्टम, उसको RT-PCR भी करा दो। क्योंकि इसमें सर ये दिखाई दे रहा था, हमने डेटा देखा कि RT-PCR जब कर रहे हैं तो करीब 30% का पॉजिटिविटी रेट जो है उसके अंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन जब रैपिड एंटीजन कर रहे हैं तो 6% के आसपास में जो है दिखाई दे रहा है कि ये आ रहा है। तो इससे शक हो रहा है कहीं फॉल्स नेगेटिव तो ऐसा नहीं है कि ये हो? नहीं नहीं नहीं, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि 30% RT-PCR में नहीं है। अच्छा। वो आप 1 महीना पहले की बात बता रहे हैं। आज हाँ, आज पिछले लगभग 1 महीने के। हाँ। देखिए आज की बात करेंगे ना। अच्छा, ठीक है। आज एंटीजन जो रैपिड एंटीजन है वो 4% है, और रैपिड वाला वो जो RT-PCR है वो 8-9% है। अच्छा। तो डिफरेंस इज नॉट मच। अच्छा। और उसमें ज़्यादा इसलिए होता है कि RT-PCR टेस्ट वही कराता है जिसको सिम्टम होते हैं। ठीक है। एंटीजन के अंदर कई बार हम जैसे मान लो डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है, उसका फटाफट कर लिया सबका। हाँ। अगर 100 थे, कंटेनमेंट जोन वगैरह में भी हाँ, होता है, तो उसमें जल्दी करने से कि भाई 100 लोगों इकट्ठा हो गया ना, फटाफट हो गया। हाँ। उसमें से जिनको सिम्टम थे उनको दोबारा कर लिया। अच्छा। और तो इसमें देखिए दिस इज बेटर सिस्टम कि अगर आपको जो सिम्टोमेटिक दो, जिसको पहले से ज़्यादा सिम्टम है वो तो डायरेक्ट RT-PCR होता ही है। हाँ। परंतु कंटेनमेंट जोन है, डॉक्टर्स हैं, स्टाफ हैं, सबका जो कर रहे हैं, तो पहले ये वाला करते हैं, एंटीजन करते हैं, और उसमें से जितने भी सिम्टोमेटिक हैं वो दोबारा करते हैं। ठीक है। तो सर बस आखिरी सवाल, आप को प्लाज्मा थेरेपी दी गई और प्लाज्मा थेरेपी के बाद हम आपको देख रहे हैं बिल्कुल फिट होके आप आए हैं, क्योंकि उस दौरान तो जो आपकी फ़ोटो आई वही देख के मतलब बड़ा अजीब सा लग रहा था, हमने कभी देखा नहीं आपको ऐसा। तो प्लाज्मा थेरेपी आपने कराई है, तो अब आप लोग खुद भी प्लाज्मा को काफ़ी आगे बढ़ा रहे हैं। आप कब प्लाज्मा डोनेट करने जाएंगे? जिस दिन मुझे डॉक्टर अलाउ कर देंगे। अभी डॉक्टर्स ने देखो मेरी दवाई अभी भी चल रही है। अच्छा। अभी भी स्टेरॉइड चल रहे हैं, स्टेरॉइड अभी बंद नहीं हुए हैं। अच्छा। और ज़िंदगी में 20 साल के अंदर मैंने पहली बार दवाइयाँ ली हैं। मुझे लगता है 20 साल का कोटा सारा 1 महीने में पूरा होने वाला है। अच्छा। तो डॉक्टर्स जिस दिन अलाउ करेंगे उस दिन ही मैं सेम डे डोनेट करने जाऊँगा। वैसे अभी कुछ अगर डेटा हो आपके पास कि अभी तक कितने लोगों ने डोनेट कर दिया, जिससे पता लगे कि कितना ये लोग डोनेट कर रहे हैं, कितने बड़े पैमाने पर, कुछ रफ आइडिया हो? देखो डोनेशन के लिए तो मैं तो अपील करूँगा, जितने भी लोग हैं, हाँ। जो भी रिकवर हो चुके हैं, मुझे लगता है इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं हो सकता। क्योंकि पीछे ये शिकायत आ रही थी कि बहुत मतलब बड़ी संख्या में लोग नहीं पहुंच रहे हैं वहाँ पर, जबकि हज़ारों लोग ठीक हो गए। देखिए ठीक तो 1 लाख से ऊपर हो चुके हैं। हाँ, हाँ। 1,04,000 लोग ठीक हो चुके हैं दिल्ली के अंदर। तो मुझे लगता है जितने भी लोग 18 साल से 60 साल के बीच में स्वस्थ हैं उन सबको एक बारी जरूर दे देना चाहिए। और मैं बता देता हूँ, ये ब्लड डोनेशन की तरह से नहीं है। ब्लड डोनेशन में तो थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि भाई आपने एक बार डोनेट किया तो आपको 3 महीने बाद करना होता है। प्लाज्मा डोनेट आप 48 घंटे के बाद भी कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, प्लाज्मा आपसे लिया, दूसरा ब्लड वापस कर देते हैं। तो उसमें आपको शरीर के अंदर कोई कमजोरी नहीं आती, किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है। तो ये पुण्य का काम है। जो लोग ठीक हो चुके हैं मुझे लगता है उनको काफ़ी लोगों को करना चाहिए। सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम उम्मीद करेंगे आप, और जो थोड़ी बहुत आपकी वीकनेस आप बता रहे हैं, दवाई अभी भी चल रही हैं, वो जल्दी जो है ठीक हो जाए, ताकि आप जो है दिल्ली के लोगों के लिए और बेहतर तरीके से काम कर सकें। अभी बिल्कुल हम काम पे पूरे लग गए हैं। चलिए, थैंक यू।